अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लखनऊ की तारीखों में दबे दिलचस्प किस्से। चलिए आज आपको लिए चलते हैं लखनऊ के पीठ पर उकेरे अनगिनत शब्दों के बागों में, लखनऊ के नवाबों के नवाबी के रौनक और रंगीनियों से उजड़ती महफिलों और लाशों के ढेरों पर बसती नई शासन व्यवस्था के अनसुने पहलू से रूबरू करवाने। यही कोई 1 मार्च सन 1858 का दिन था। बहुतों ने उसे 16 मार्च सन 1858 की तारीख माना, जिस वक्त जनाब आलिया यानी कि बेगम हजरत महल चौलखी कोठी को छोड़कर घसियारी मंडी वाले फाटक से बाहर निकल रही थी। शहर में पानी काट काट कर बरस रहा था। ब्रज सिकंदर एक बूढ़े सैयद की गोद में कंधे से लिपटे हुए थे और उन पर एक गलीचा में चांदी पड़ा हुआ था। कहा जाता है कोई और ना थे बल्कि बेगम हजरत महल के बाप ही थे। बेगम अपने बेटे को लेकर डोले में सवार हुई। 4 तोड़े अशरफी और जौहर बेज से भरे हुए पानदान और पिटारे साथ थे। हजरत महल के कामदार नवाब मम्मू खान ने जौहर खाने से निकालकर यहीं साथ कर दिया था। बाकी उनके नायाब सरफुद्दौला को पीछे से लेकर पहुंचना था, मगर हायरी किस्मत कुछ ना पहुंचा। जिनकी किस्मत में था बस उन्होंने पाया। सवारी सीधा पहुंची टीले शाह पीर जलील। कुछ मुरादें मन्नतें हुई और अब मौलवीगंज में जौहर अली खां के घर उतरी। वहां से सवार हुई तो गुलाम रजा खां की कोठी पर ठहरी, फिर सरफुद्दौला की हवेली में गईं। वहां से इमाम बाड़ा हुसैनाबाद में तशरीफ लाए, जानशीन के बोशे लिए और रात मिर्जा मंडी में शाहजी की ड्योढ़ी ठहरी। अगले रोज शहर के नाके आलमबाग की तरफ रुख किया। मम्मू खान ने घोड़े की रकाब पर पैर रखा। मीर मेहंदी अपनी अयाल के संग थे और अहमद हुसैन, हकीम, हसन राजा साहब, कुछ तिलंगे सवार और बाकी सब पैदल सब साथ हो लिए। आलमबाग से निकलकर सबके सब भरावन पहुंचे। राजा मर्दन सिंह ने एक चौपाल ठहरने को दिया, वो भी बामुश्किल। यहाँ तक कि खुदा ने और मुलाकात करने की जहमत तक ना की। सफ़र के बाद सबके सब भूखे थे, बेगम और उनका बेटा भी। लेकिन दहलीज से पैगाम आया कि जल्दी क्या है, जब खाना पक चुकेगा भेज दिया जाएगा। आंसू के घूंट पीकर रह गई, वो भी गदर की मसाल। पूछने वालों ने इस बेरुखी की जब वजह दरियाफ्त की तो जवाब मिला, हम तुम्हें क्यों जगह दें और क्यों तुम्हारे शरीक हों। तुम हर जगह मिसले मेंढक उछलती फिरोगी और अंग्रेज मिसले सांप लहराते फिरेंगे। और फिर बेगम के पैर उखड़ गए और याद आए रैया के सदामऊ राजा नरपति सिंह, जो बेगम के वफादार थे। यही थे। बाद में बहराइच के लड़ाई में उनकी तरफ से अंग्रेजों से भिड़ गए और जंगे आज़ादी अव्वल में अपनी जान लुटा दी। अब बेगम ने पश्चिम का इरादा छोड़कर उत्तर की तरफ मुंह मोड़ा और कठवारे में पड़ाव किया। कठवारे के पठान सरदार ने बेगम की खूब मेहमान नवाजी की, मगर बेगम को कठवारा में आया हुआ जानकर अंग्रेजों ने कठवारे के सरदार खान बहादुर को कैद कर लिया और उसका कुल इलाका जब्त कर लिया। और उसके बाद बेगम का अगला पड़ाव खैराबाद और फिर महमूदाबाद, भिठौली, बहराइच के रास्ते नयाकोट होते हुए नेपाल की सरजमीन पर बेगम ने कदम रखा। बेगम हजरत महल ने जिन लोगों के यहाँ पनाह ली, वो लोग या तो अंग्रेजों के द्वारा मारे गए या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। नेपाल की सरहद में पनाह के लिए पांव रखने से पहले ही बेगम साहिबा ने नेपाल के महाराज को तमाम हीरे जवाहरात बतौर नजराने भिजवा दिए थे। ये सब अच्छे ताल्लुक रखने की गर्ज से किया जा रहा था। उस दिन बेगम को वो वक्त याद आया जब जाने आलम से लाड डलहौजी ने महल में शाही मुलाकात की थी। उस वक्त बादशाह ने अवध की सरहद पर अंग्रेजी फौज के इकट्ठा होने का सबब पूछा था, तो रेजिडेंट ने यही जवाब दिया था कि नेपाल का राजा तीर्थ यात्रा पर निकला है, तो ये सारा का सारा इंतजाम उसकी हिफाजत के लिए ही है। हुक उठी दिल से, खुद बेजार हुई मगर करती ही क्या, लाचार थी। जब राजा नेपाल की राजधानी में उतरी तो पहले अपने रहने के वास्ते एक मकान किस्त पर लिया, फिर काठमांडू से कुछ ही दूरी पर बरबाग नाम से अपने लिए एक महल बनवाया और शहर के बीचों बीच एक मस्जिद और एक इमाम बाड़ा बनवाया। अब तक हजारों हिंदुस्तानी नेपाल में पनाह ले चुके थे। बेगम और उनके बेटे के लिए राजा नेपाल ने गुजारा बांध दिया था, 500 रुपये माहवार का। इस तरह बड़ी बेचारगी के साथ मुसीबतों से भरे बेचारगी के दिन काट रही थी और अप्रैल सन 1876 को हजरत महल के नाम का वो फूल मुरझा गया। आप सुन रहे थे किस्सा बेगम हजरत महल का, मेरे साथ खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर यहीं किसी नई दास्तां में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।